नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत काल। उसी का दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल के पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड एक बार और बताते हैं। दोस्तों, भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण 711 ईस्वी में अब्दुल्ला और बुदैल नामक व्यक्ति द्वारा हुआ, जो कि असफल रहा। उसके बाद ईरान के हकीम या गवर्नर अल हजाज से आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है, जो कि उस समय राजा दाहिर का शासन था सिंध पर, तो उसका सफल आक्रमण होता है। उसके बाद महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, धन लूटता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और वह भारत पर सत्ता की स्थापना करता है। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी का मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हो गया, तो उसके दासों के द्वारा, उसके गुलामों के द्वारा भारत में जो शासन चलाया गया या जो काल चला, उसी शासन काल को दोस्तों सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चूंकि इस काल में मुख्य बिंदु दिल्ली ही बना रहा है, शासन का मुख्य केंद्र दिल्ली ही बना रहा, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण करके शासन किया जाता था, इसलिए इसको सल्तनत काल के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सल्तनत काल के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सल्तनत काल में मुख्य रूप से दोस्तों हम लोगों को 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। पहला है दोस्तों गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। गुलाम वंश दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। सैयद वंश 14 से 1450 ईस्वी तक चला। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस वंश को, गुलाम वंश को हम लोग इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं और इसको ममलूक वंश या किसी बुक में ममूलक वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका कारण है दोस्तों कि इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, उसके बारे में पहले समझेंगे। दोस्तों, इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वंश के जो 3 प्रमुख और प्रभावशाली शासक थे, उसका राजनीतिक जीवन गुलाम के रूप में प्रारंभ हुआ था। जैसे दोस्तों, पहला इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश जो था वह ऐबक का गुलाम था और बलबन जो था वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इन तीनों जो प्रभावशाली और प्रमुख शासक थे, इनका राजनीतिक जीवन गुलाम के रूप में प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत इतिहासकार का कहना है कि इस वंश में, गुलाम वंश में, चाहे दिल्ली गुलाम वंश का प्रत्येक शासक तो गुलाम नहीं था, इसलिए इसका गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। इसलिए इसको हम लोग ममलूक वंश या ममूलक वंश के नाम से भी जानते हैं और इसको इलवरी वंश के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या हुआ कि यह पूरा वंश जो गुलाम वंश है, वह 3 वंशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ऐबक से लेके आराम शाह तक दोस्तों कुतुबी वंश है। उसके बाद इल्तुतमिश से लेके नासरुद्दीन महमूद तक शमसी वंश इलवरी वंश है और बलबन से लेके क्यूमस तक दोस्तों बलबनी वंश है। तो यह वंश 3 वंशों से, यह जो गुलाम वंश या दास वंश है, वह 3 वंशों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे इतिहासकार ने ममलूक वंश भी कहा है। अब दोस्तों, इस वंश के ओर आगे हम लोग चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, या इसी को हम लोग दास वंश, या इसी को इलवरी वंश, या इसी को ममलूक वंश, या किसी बुक में ममूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुलाम वंश का जो स्थापना किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में दोस्तों हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। अब दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा स्टोरी जान लीजिए। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कैसे था? दोस्तों, क्या हुआ था कि बाल अवस्था में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तो बाल अवस्था में कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी ने खरीद कर निशापुर लाया और निशापुर ला के उसको एक काजी के पास दास के रूप में बेच दिया
वह काजी ने दोस्तों क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्रों के साथ सैनिक एवं धार्मिक प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसने भी उसे एक व्यापारी के पास दास के रूप में बेच दिया। वह व्यापारी दोस्तों उसको ले आया गजनी लाया और गजनी में इसको दोस्तों मोहम्मद गोरी ने दास के रूप में खरीद लिया। इसने दोस्तों अपने साहस, पराक्रम एवं स्वामी भक्ति से मोहम्मद गोरी को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि मोहम्मद गोरी ने इसको सेना अधिकारी बना दिया और बाद में अमीर ए आखूर अर्थात अस्तबलों का भी अधिकारी बना दिया। तो दोस्तों यह था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राजनीतिक जीवन गुलाम के रूप में चला था वो। अब दोस्तों आगे चलिए हम लोग गुलाम वंश या इलवरी वंश या दास वंश का दोस्तों संस्थापक के रूप में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इन्होंने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर को बनाया था। चूंकि दोस्तों कोई भी आक्रमणकारी जब आक्रमण करता था तो लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में उसी सीमा क्षेत्र से आक्रमण करता था, इसलिए अपना राजधानी लाहौर को बनाया था और शासन किया था। उसके बाद दोस्तों इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। यह एक तुर्क जनजाति का था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देता था, दान करता था, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, दानशीलता के कारण। सल्तनत काल का प्रथम दोस्तों वास्तुकला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दोस्तों सल्तनत काल का प्रथम वास्तुकला अर्थात सल्तनत काल का प्रथम इस्लामिक वास्तुकला था जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, जो सल्तनत काल का प्रथम वास्तुकला था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेना था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सहायक सेना था वो बख्तियार खिलजी था। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में बताए थे कि जब मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में जब तराइन का प्रथम युद्ध जो अजमेर के तराइन क्षेत्र में हुआ था वह हार गया था और लौट रहा था, तो उसको दो सेनापति मिलता है, एक यही दास कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा बख्तियार खिलजी। तो इन्हीं दो सेनापति के सहायता से वह दूसरा युद्ध करता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में करता है और वह युद्ध जीत जाता है। तो यही बख्तियार खिलजी दोस्तों इस ऐबक का सहायक सेनानायक बनता है और सहायक सेनानायक रहता है। उसके बाद दोस्तों सल्तनत काल का जो राजभाषा था वह फारसी था। सल्तनत काल में जो राजभाषा बोला जाता था वह फारसी भाषा था। और दोस्तों 1100 अगला देखिएगा 1199 में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत थे, उसके सम्मान में कुतुब मीनार का नींव रखा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत था उसके सम्मान में कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन उसका निर्माण समय नहीं मिलने के बाद उसका मृत्यु हो गया, जिसके कारण उसका निर्माण नहीं करा पाया और बाद में उसका संपूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश उसका निर्माण कराया। तो 1199 में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो कि एक सूफी संत था उसके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन उसका निर्माण नहीं करा पाया। बाद में उसका इल्तुतमिश निर्माण कराता है। उसके बाद दोस्तों हसन निजामी जो कि एक प्रसिद्ध दोस्तों विद्वान था, हसन निजामी विद्वान था, लेखक था, जिसने ताज उल मसीर की रचना की थी। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में उसको संरक्षण प्राप्त था। किसको दोस्तों? हसन निजामी को। याद रखिएगा हसन निजामी को, जिसने ताज उल मसीर की रचना किया था। एक प्रसिद्ध विद्वान थे, लेखक थे, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था, दरबारी था। दोस्तों यह कुछ सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने खलीफा से बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए 4 वर्षों तक शासन किया। दोस्तों क्या था कि मुसलमानों में, मुस्लिम साम्राज्य में शासक बनने के लिए खलीफा से आज्ञा लेना पड़ता था, उसे सुल्तान की पदवी धारण करना पड़ता था। लेकिन यह बिना सुल्तान, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए ही 4 वर्षों तक शासन किए थे। उसके बाद सुल्तान की जगह मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि प्राप्त किए थे। दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होने के कारण, चूंकि यह एक गुलाम था, इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण न करके सिपह सलार और मलिक का उपाधि धारण किए थे। सुल्तान की जगह दोस्तों इसने मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण किए थे गुलाम होने के कारण। इसके अलावा दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, एक मस्जिद है जो प्रसिद्ध मस्जिद है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना 4 वर्ष तक शासन किए थे दोस्तों। सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना 4 वर्ष तक शासन किए। उसके बाद दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय इनका मृत्यु घोड़ों से गिरकर हो गया था। दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनका मृत्यु घोड़ों से गिरकर, चौगान अर्थात पोलो की तरह होता है दोस्तों, घोड़े पे बैठ के बॉल को मारने वाला, तो वही खेल रहे थे, तो घोड़ों से गिरकर इनका मृत्यु हो गया। उसके बाद इनको आगरा में दोस्तों दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को आगरा में दफनाया गया। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बना। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है, जो कि एक अयोग्य शासक रहता है। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। तो दूसरा नंबर शासक देखिए आराम शाह के बारे में। आराम शाह जो कि 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों पुत्र था। यह दोस्तों एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था। लगभग 8 महीना तक ही दोस्तों इसने शासन किया और इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली के जूड नामक स्थान पर इसकी हत्या कर खुद शासक बन गया और इसका दोस्तों अंत हो गया, क्योंकि एक अयोग्य और कमजोर शासक था। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है दोस्तों इल्तुतमिश। इसको पूरा नाम दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। यह एक प्रमुख शासक के रूप में उभरा और दोस्तों गुलाम वंश के बागडोर को संभाला और उसको मजबूती प्रदान किया। अब थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ऐबक की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसलिए दिल्ली के जनता तथा कुछ शक्तिशाली अध्यक्षों ने ऐबक का दास अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का दास तथा उसका गुलाम भी था दोस्तों, दास भी था और उसकी पुत्री से शादी था, इसलिए उसका दामाद भी था, जो उस वक्त बदायूं का सूबेदार अर्थात बदायूं का गवर्नर था, उसको दोस्तों शासन के लिए निमंत्रण भेजा। उसने दोस्तों शासन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण उसको आराम शाह से संघर्ष करना पड़ा और दिल्ली के जूड नामक स्थान पर दोस्तों आराम शाह अपने साला आराम शाह को ही हत्या करके वह खुद शासक बन जाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश शासक बन गया दोस्तों 1210 में आराम शाह को हत्या करके। आराम शाह का हत्या करके दोस्तों इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना और 1210 से 1236 ईस्वी तक दोस्तों इसने एक लंबा शासन किया। उसके बाद दोस्तों यह तुर्किस्तान के इलबड़ी तुर्क था। इनके पिता के नाम इस्लाम खां था। दोस्तों यह तुर्किस्तान के इलबड़ी तुर्क था, पिता का नाम इस्लाम खां है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है इनको। दोस्तों इनको गुलाम इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इनको गुलाम वंश का, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यह खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण करके शासन किया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण कराया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव रखा गया था, उसका निर्माण कराया। और दोस्तों इक्ता प्रथा, तुर्कान चिहलगानी, इसके अलावा शुद्ध अरबी सिक्का जारी किए। इन सब कारणों से दोस्तों सत्ता को बहुत अधिक मजबूत बनाए और इसीलिए ईश्वरी प्रसाद जो इतिहासकार है उनका कहना है कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। दोस्तों इसने अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब दोस्तों क्यों स्थानांतरित किया उसके बारे में समझ लीजिए। दोस्तों क्या था कि लाहौर में उसके कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह का ज्यादा प्रभाव था। इसलिए इसने सोचा कि दिल्ली को ही राजधानी बना के शासन करना आसान होगा। इसलिए दोस्तों इसने अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण करके दिल्ली को ही राजधानी बना के शासन करना आरंभ करता है। दोस्तों सल्तनत काल का एकमात्र प्रथम शासक जिसने अपने महल के आगे न्याय का घंटा लगाया था, इल्तुतमिश सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा प्रथम शासक था दोस्तों जिसने अपने महल के आगे न्याय का घंटा लगाया। इससे पहले कोई शासक ऐसा नहीं किया था दोस्तों।
दोस्तों इक्ता प्रथा तथा तुर्कान ए चिहलगाजी की स्थापना किया। अब दोस्तों इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता प्रथा दोस्तों भू राजस्व से संबंधित था। इसमें जमींदारों को भूमि देकर उनसे टैक्स वसूला जाता था। उसके बाद तुर्कान ए चिहलगानी दोस्तों, ये क्या था दोस्तों? तुर्कान ए चिहलगाजी यह 40 गुलाम सरदारों का एक दल था जो कि सैन्य रूप से काफी मजबूत था और दोस्तों शासन दिल्ली की सल्तनत को काफी मजबूती प्रदान किया। सैन्य रूप से काफी मजबूत था और साम्राज्य को काफी मजबूती प्रदान किया। तो ये तुर्कान ए चिहलगाजी वही 40 गुलाम सरदारों का एक दल था जो कि साम्राज्य को काफी मजबूती प्रदान किया। दोस्तों अब देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया? आय के लिए, पैसा के लिए इक्ता प्रथा चलाया और शासन को मजबूत बनाने के लिए तुर्कान ए चिहलगाजी की स्थापना किया, जो 40 सरदारों का एक दल था जो सैन्य रूप से काफी मजबूत था। दोस्तों ऐबक का दास तथा दामाद भी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था और उसका दामाद भी था दोस्तों इल्तुतमिश। उसके बाद खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर शासन किया था। यह सल्तनत काल का प्रथम शासक था दोस्तों जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करके शासन किया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वह सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण रूप से कराया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का दोस्तों नींव रखा था। 1199 में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि एक सूफी संत था, उसके सम्मान में कुतुब मीनार का नींव रखा था। उस कुतुब मीनार का जो संपूर्ण निर्माण वो दोस्तों यह इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया गया था। मंगोल शासक चंगेज खां से साम्राज्य को बचाया था। दोस्तों इल्तुतमिश क्या किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जब मंगोल शासक चंगेज खां का आक्रमण हुआ तो उससे बहुत चालाकी से साम्राज्य को बचाया था। अब दोस्तों मंगोल का चर्चा आ गया। दोस्तों अब मंगोल क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए। दोस्तों मंगोल उत्तरी चीन के गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घुमंतु और अर्ध सभ्य जाति का लोग था। अर्ध सभ्य था, पूरी सभ्यता दोस्तों उसमें नहीं था। और वह घोड़ा तथा अन्य पशुपालन का दोस्तों पेशा करता था, उनका पेशा था। और वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के दोस्तों मांस खाता था। और इसी का प्रमुख जो नेता था चंगेज खां, इसी ने दोस्तों इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया और इल्तुतमिश ने बहुत ही चालाकी से इसके आक्रमण से साम्राज्य को बचाया था। दोस्तों मंगोल काफी गंदे रहते थे और बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया गया जिसमें चांदी का टंका था दोस्तों एवं तांबा का जीतल था। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल नामक दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था। उसके बाद दोस्तों ग्वालियर विजय के बाद सिक्के पर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था। दोस्तों 1231 ईस्वी में दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया? ग्वालियर विजय के बाद अपने पुत्री का नाम सिक्के पर अंकित करवाया था। पुत्री उसका दोस्तों रजिया सुल्तान था, उसका पुत्री। उसके बाद इल्तुतमिश की दोस्तों प्रमुख पदवी एवं उसका उपाधि दोस्तों यहाँ देखिएगा, इल्तुतमिश को अनेकों उपाधि तथा पदवी दिया गया। सुल्तान और खलीफाओं के द्वारा जो बगदाद का खलीफा था उसके द्वारा अनेकों उपाधि दिया गया। दोस्तों पहले तो दोस्तों खलीफा के द्वारा इसको सुल्तान की उपाधि दिया गया जो बगदाद के खलीफा था। उसके बाद इसको दोस्तों अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी गई है। उसके बाद दोस्तों इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दिया गया है। उसके बाद खिलवत नामक उपाधि दिया गया था। जब दोस्तों सुल्तान की उपाधि दिया जा रहा था उसी समय खलीफा ने इसको खिलवत नामक उपाधि दिया था। इसके अलावा इसको दोस्तों नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि भी दी गई थी। तो इसको अनेकों उपाधि दिया गया दोस्तों, जिसमें कुछ प्रमुख दोस्तों इसको लिखा गया है। दोस्तों इसका अंतिम अभियान जब बामियान के विरुद्ध चल रहा था उसी समय 1236 में यह बीमार हो गया और बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों अंतिम अभियान जो बामियान के विरुद्ध चल रहा था उसी में यह बीमार हो जाता है और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बढ़ता है। दोस्तों इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। उसका पुत्र सबसे बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। दोस्तों
इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, जिसका शासनकाल 1236 ईस्वी तक 1236 ईस्वी में चला और 6 महीना के शासनकाल के बाद ही इसका शासनकाल दोस्तों समाप्त हो गया। तो दोस्तों इल्तुतमिश अपने पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया। यह भी दोस्तों एक अयोग्य और कमजोर शासक सिद्ध होता है और इसको शासन कार्य में दोस्तों ज़्यादा रुचि नहीं था। शासन कार्यभार इसका जितना था वह अपने माता शाह तुर्कान के हाथों सौंपा हुआ था। दोस्तों शाह तुर्कान के अत्याचारों से लोगों में विरोध फैलने लगा। दोस्तों इसके अत्याचारों से लोगों में विरोध फैला, अशांति फैल गई और सुल्तान एवं उसकी मां रजिया की हत्या करने का भी षड्यंत्र रचने लगा। इसी बीच दोस्तों मुस्लिम सरदारों ने तुर्कान शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर देता है और हत्या करके रजिया सुल्तान को शासन पर गद्दी पर बैठाता है। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में शासन हुआ, उसका हत्या कर दिया मुस्लिम सरदारों ने और उसके बाद रजिया सुल्तान को शासन पर बैठाता है, गद्दी पे बैठाता है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके पिता का नाम दोस्तों इल्तुतमिश था, माता शाह तुर्कान जो कि एक तुर्क दासी थी। यह एक अयोग्य एवं कमजोर शासक सिद्ध हुआ। दोस्तों इसका शासन 6 महीना 7 दिन तक ही चला। उसके बाद मुस्लिम सरदारों द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया। इसकी हत्या के बाद इसकी बहन रजिया सुल्तान को शासिका बनाया गया। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग रजिया सुल्तान की ओर। रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है, जो कि बार बार प्रश्न आता है। आप लोग देखते हुए भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो यही रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। दोस्तों अब रजिया सुल्तान ने क्या किया कि पर्दा प्रथा का त्याग करके चोंगा टोपी पहनकर दरबार आने लगी दोस्तों, और ये पुरुषों जैसा ही व्यवहार करने लगी, पुरुषों जैसा ही वस्त्र और वेशभूषा अपनाने लगी। इसके बारे में थोड़ा स्टोरी समझिएगा दोस्तों। रजिया सुल्तान क्या की कि पुरुषों की भांति वेशभूषा अपनाने लगी, चोंगा टोपी पहनकर दोस्तों दरबार में आने लगी तथा घुड़सवारी, शिकार तथा सैन्य संचालन भी करने लगी। यह बात दोस्तों अधिकतर दरबारी को अच्छा नहीं लगा। उसको एक महिला के सामने सर झुकाना पड़ता था, अतः दरबारी 2 गुटों में बट गया दोस्तों। एक गुट क्या हुआ कि एक गुट रजिया सुल्तान के समर्थक था और एक गुट रजिया सुल्तान के विरोधी था। तो दोस्तों इसी बीच रजिया का संबंध एक जमालुद्दीन याकूत से अच्छा से बढ़ने लगा। रजिया का संबंध दोस्तों जमालुद्दीन याकूत से बढ़ने लगा। कहा जाता है कि जैसे प्रेम संबंध होता है उस तरह से दोस्तों होने लगा। याकूत जो कि एक नीच जाति का था, नीच दोस्तों निम्न मुसलमान जाति का था, निग्रो जाति से दोस्तों वह संबंधित था। उससे गहरा संबंध हो गया तथा उसको आमिर ए आखूर अर्थात अस्तबलों का अधिकारी बना दिया। इस बात से दोस्तों अधिकतर लोग रजिया से दुखी हो गए, नाखुश हो गए तथा भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया के खिलाफ आक्रमण का अनुरोध किया। अब दोस्तों अल्तुनिया जो कि भटिंडा का सूबेदार था अर्थात गवर्नर था, उसने दोस्तों उसके अनुरोध को स्वीकार किया और आक्रमण करके जमालुद्दीन याकूत की सबसे पहले हत्या कर दिया तथा रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। अब रजिया सुल्तान यहाँ पे दोस्तों कूटनीति का परिचय दिया, कूटनीति अपनाई तथा अल्तुनिया से शादी करके दोनों एक हो गए। तब तक दोस्तों दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र तथा रजिया का भाई बैठ चुका था, जो बहराम शाह हुआ दोस्तों। जो कि रजिया सुल्तान का भाई तथा इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र दिल्ली के गद्दी पर तब तक बैठ गया था जब तक कि रजिया सुल्तान को दोस्तों यही अल्तुनिया बंदी बना के ले गया था। तब तक दिल्ली के गद्दी पर दोस्तों बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र और रजिया सुल्तान का भाई था, वह दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान पुनः दिल्ली की गद्दी को स्थापित करना चाहता है, पुनः उसको हथियाना चाहता है, इसलिए बहराम शाह की हत्या करना चाहती है। परंतु भटिंडा से दिल्ली आते समय ही रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दोस्तों वह जंगल में सोई हुई थी और वहीं पे डाकुओं द्वारा हत्या हो गई उसको, और कुछ इतिहासकार का कहना है दोस्तों कि कुछ गद्दारों के द्वारा उसकी हत्या हो गई। तो देखिए दोस्तों वही चलते हैं। रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है,
रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर दोस्तों चोंगा टोपी पहनकर दरबार आने लगी। जमालुद्दीन याकूत से गहरा संबंध हो गया दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे प्रेम संबंध होता है उस तरह से हो गया, और उसे अमीर ए आखूर अर्थात अस्तबलों का अधिकारी बना दिया। इससे काफ़ी अमीर लोग और दरबारी नाखुश हो जाते हैं, दो गुट में बट जाते हैं। और 1240 ईस्वी में कैथल के पास दोस्तों डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके हत्या के बाद बहराम शाह शासक बनता है दोस्तों, जो कि अभी बताया है कि इसको हत्या के बाद दोस्तों बहराम शाह किस तरह से शासक बना। अब दोस्तों बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। यह रजिया का भाई था दोस्तों, इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र था। रजिया सुल्तान का भाई था और इल्तुतमिश के दोस्तों तीसरा पुत्र था। 1242 ईस्वी में मंगोल द्वारा दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई थी। 1242 ईस्वी में बहराम शाह का मंगोल द्वारा हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों चूंकि यह ज़्यादा दिन तक इसने शासन नहीं किया, इसके कारण इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं बनते हैं, ना ज़्यादा प्रश्न ही बन पाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी हत्या के बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक शासन करता है। दोस्तों यह बहराम शाह का भाई, फिरोज शाह का पुत्र एवं इल्तुतमिश का पौत्र था, अर्थात इल्तुतमिश का पोता था। बहराम शाह का भाई, फिरोज शाह का पुत्र था एवं इल्तुतमिश का दोस्तों पोता था। दोस्तों इसी के शासन काल में बलबन को अमीर ए हाजिब नियुक्त किया गया था, और 1246 में इसको कैद करके नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया। इससे भी दोस्तों ज़्यादा सवाल नहीं आता है, बस इतना सा याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी शासनकाल ज़्यादा दिन नहीं रहा और उतना ज़्यादा इसका मजबूत शासन नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों 1246 में इसको कैद करके नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जो कि 1245 से 1265 तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। 8वां नंबर है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, जो कि 1245 से 1265 ईस्वी के बीच शासन करता है। दोस्तों बलबन षड्यंत्र द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को शासन से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाता है। दोस्तों क्या करता है, बलबन षड्यंत्र करके 1246 में अलाउद्दीन मसूद को दोस्तों शासन से हटा के नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाता है। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही अयोग्य शासक के रूप में था दोस्तों, जो ये अपना जीवन का जो निर्वाह था वह टोपी सिलकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। उसके बाद दोस्तों 1265 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1265 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन महमूद का, और उसके बाद इसका कोई उत्तराधिकारी दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता है, जिसके कारण बलबन शासक बन जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बलबन होता है, जो कि एक बहुत ही प्रमुख और प्रभावशाली शासक के रूप में उभरता है और 1265 से 1287 ईस्वी के बीच शासन करता है। दोस्तों इसी के साथ अब बलबन के बारे में थोड़ा देखिए, इसके बारे में जो प्रमुख टॉपिक है प्रश्न के दृष्टिकोण से। दोस्तों शमसी वंश का अंत तथा बलबनी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। शमसी वंश जो ऊपर तक चला दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद तक, इल्तुतमिश से नासिरुद्दीन महमूद तक शमसी वंश के नाम से दोस्तों शमसी वंश चला। तो शमसी वंश का अंत तथा बलबनी वंश का शासन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। दोस्तों बलबन का जो वास्तविक नाम था वह बहाउद्दीन बलबन था, और उनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से ही वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठे थे। उसके बाद दोस्तों यह इल्तुतमिश का दास था। ग्वालियर विजय के बाद दोस्तों इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था एक व्यक्ति से। ग्वालियर विजय के बाद दोस्तों मंगोलों से निपटने के लिए दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग का इसने गठन किया था। जो मंगोलों से निपटने के लिए यह बलबन जो था मंगोल से निपटने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया था, स्थापना किया था। दीवान ए अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था, इसका गठन किया था मंगोल से निपटने के लिए। उसके अलावा दोस्तों सिजदा एवं पाबोस प्रथा का यह आरंभ किया था। सिजदा एवं पाबोस प्रथा दोस्तों क्या था, तो सिजदा का अर्थ होता है दोस्तों घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। घुटनों के बल बैठकर दोस्तों सिजदा प्रथा में सिर झुकाना पड़ता था, जो कि
इस्लाम धर्म में केवल अल्लाह के सामने ही सिर झुकाया जाता है, जो कि यह लोग गलत मानता था। उसके बाद पाबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। इसका पाबोस प्रथा का अर्थ होता है दोस्तों सुल्तान का पाँव चूमना। इसमें सुल्तान का पाँव को चूमा जाता था। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों इसने नवरोज उत्सव का आरंभ किया। नवरोज उत्सव जो कि एक फारसी परंपरा पर आधारित था। यह उत्सव 1249 में दोस्तों बलबन अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन महमूद से कर दिया, जिससे राजा उसका दामाद हो गया तथा सत्ता पर प्रमुख इसका प्रभाव हो गया बलबन का। और इससे जो खुश होकर उसका जो दामाद था नासरुद्दीन महमूद, यही दोस्तों नासरुद्दीन महमूद जो इसका दामाद था, उससे खुश होकर बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान करता है। तो प्रश्न आता है दोस्तों कि उलुग खां किसे कहा जाता है, तो बलबन को। और यह उपाधि किसने दिया था, तो उसका दामाद नासरुद्दीन महमूद उसको यह उपाधि दिया था। उसके बाद तुर्कान ए चिहलगाजी का दोस्तों बलबन अंत कर देता है। तुर्कान ए चिहलगाजी, जबकि दोस्तों बलबन भी तुर्कान ए चिहलगाजी का एक सदस्य था, जो कि 40 सरदारों का सदस्य था, उसमें से एक बलबन भी था। तो इस तुर्कान ए चिहलगाजी जिसका आरंभ इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इसका अंत कर देता है बलबन, इसका विनाश कर देता है, अंत कर देता है। उसके बाद बलबन दोस्तों देवत्व का सिद्धांत अपनाता है। देवत्व का सिद्धांत क्या दोस्तों, अर्थात उसका मानना था, वो कहता था कि हम भगवान के द्वारा ही बनाया गया राजा है, भगवान हमको राजा बना ही के भेजे है और इसीलिए हम राजा है। तो वह देवत्व के सिद्धांत के मानता था और जिल्ली इल्लाह का उपाधि धारण किया था दोस्तों। वह जिल्ली इल्लाह का उपाधि धारण किया था। जिल्ली इल्लाह का मतलब होता है दोस्तों कि ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, इसलिए उसने जिल्ली इल्लाह का उपाधि धारण किया था दोस्तों। उसके यही है दोस्तों, आगे अगला टॉपिक है जिल्ली इल्लाह। जिल्ली इल्लाह जो कि इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, इसका उपाधि धारण किया था और देवत्व के सिद्धांत पर शासन किया, अर्थात कहता था कि हमको भगवान ने राजा बनाया है, इसलिए हम राजा है, शासक है, और अपने आप को एक उच्च कुलीन वर्ग का मानता था दोस्तों बलबन। अपने सिक्का पर दोस्तों वह सिक्का पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। बलबन अपने सिक्का पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। दोस्तों अमीर खुसरो तथा अमीर हसन जैसे प्रसिद्ध कवि लेखक इसके दरबारी थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे जो प्रसिद्ध लेखक और कवि थे, वह इनका दरबारी था। 80 वर्ष की उम्र में 1286 में दोस्तों बलबन का मृत्यु हो जाता है, 80 वर्ष की उम्र में। और इसकी मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बनता है 1287 से 1290 तक, जो इसका उतना प्रभावशाली शासक नहीं रहा और इससे उतना ज़्यादा टॉपिक से इससे प्रश्न भी नहीं आता है। एक अयोग्य शासक के रूप में शासन किया। कितना ज़्यादा शासक के रूप में इसका शासन दोस्तों बढ़ चुका था। उसके बाद क्यूमर्स आता है जो 1290 में इसका शासन रहता है, ये भी उतना ज़्यादा योग्य शासक नहीं था दोस्तों। और उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तब दोस्तों इस गुलाम वंश का अंत हो जाता है। क्यूमर्स की मृत्यु के बाद जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका वध कर देता है, इसकी मृत्यु के बाद 1290 ईस्वी में ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। और सारे वीडियो को शुरू से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।